आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार भारतवर्ष की परंपरा है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी की आराधना करते हैं, तो आइए इस शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं। आप सभी मेरे साथ गणपति जी की आराधना मंत्र उच्चारण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का इस शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, पोस्टेड एज मेडिकल ऑफिसर आयुष, नेशनल हेल्थ मिशन में डिस्ट्रिक्ट मंडी में पोस्टेड हूं। मैं आप सभी का विश्व आयुर्वेद परिषद और अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। हमारे साथ आज, जैसा कि आप सबको विदित है, कि दो एक्सपर्ट स्पीकर जुड़े रहेंगे, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव मैम और डॉक्टर प्रियंका शर्मा। डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव मैम, आप अभी वर्तमान में राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैम, आपने अपना बीएमएस एसएसयू वाराणसी से किया है। मैम, आपने अपना एमडी आईएमएस बीएचयू वाराणसी से किया है और अपना पीएचडी एसएसयू वाराणसी से किया है। मैम, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लगभग 25 सालों का हो चुका है, जो बहुत ही गर्व की बात है। और मैम का मैं बताना चाहूंगी कि मैम के बहुत से आर्टिकल्स जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुए हैं। मैम ने साथ ही साथ बहुत से पेपर और पोस्टर भी प्रेजेंट किए हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे साथ दूसरे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। डॉक्टर साहब, आप अभी डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बिलासपुर में एज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना बीएमएस राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला से किया है और आपने अपना एमडी और पीएचडी प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में एनआईए जयपुर से किया है। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक लगभग 9 रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। और डॉक्टर साहब का जो अभी इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की है जो कि प्रसूति के ऊपर बेस्ड है और बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए ही है। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे डॉक्टर रजनी ए नायर मैम। मैम, आपका भी स्वागत है। और आप अभी करंटली बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन एनसीआईएसएम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। मैम, आप एक प्रोजेक्ट स्टेटस ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स इन आयुर्वेदा उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मधुरिमा भार्गव मैम। डॉक्टर मधुरिमा भार्गव मैम, आप रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर में एज अ प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैम, आप विश्व आयुर्वेद परिषद के नेशनल महिला प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट हैं। आप हमें इस संगठन के ऊपर पे चर्चा करेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सभी का, मैं अभी डॉक्टर प्रियंका शर्मा आपको इनवाइट करूंगी कि आप अपना स्क्रीन शेयर करें और हम सभी को अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर ज्ञान दें। धन्यवाद। कि आपके पास डेली के ऑलमोस्ट 3-4 पेशेंट्स तो नए ही निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना था ताकि आज हम इस पे थोड़ा डिस्कशन कर सकें। और जैसा कि हमारे सब साथ जुड़े हुए सब डॉक्टर्स ही हैं, तो मैं चाह रही थी कि आयुर्वेद में पीसीओएस को क्या समझ सकते हैं या मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो पीसीओडी कहा जाता है या पीसीओएस कहा जाता है, कई लोग बड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो पीसीओडी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ही था, लेकिन जैसे जैसे इस पे रिसर्च हुई तब ये समझ में आया कि ये सिर्फ मेंसेस को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट नहीं करता है, ये बॉडी के सब पार्ट्स को इफेक्ट करता है, साइकोलॉजी को भी इफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी करता है। इसीलिए इसको बाद में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा गया। तो अगर आप अपने डायग्नोसिस में पीसीओडी भी लिखते हैं दैट इज फाइन, पीसीओएस भी लिखते हैं तो भी वो सही ही है। प्रीवेलेंस पीसीओडी का जो अभी लेटेस्ट डाटा हमारे पास जो मैंने सर्च किया तो वो मुझे मिला 30 to 36% गर्ल्स इन इंडिया दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस।
जो कि समझ में आता है कि हर 10 में से 3 या 4 लड़कियां जो हैं वो आज पीसीओएस से पीड़ित हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इटियोलॉजी इसकी अनक्लियर है, जेनेटिक और फैमिलियल टेंडेंसीज देखी जाती हैं। अगर आपके पास पेशेंट आएंगे तो आप जनरली ये देखेंगे कि एक ही फैमिली से 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स या कजिन्स में, स्पेशली मासी वाली साइड में या नानी वाली साइड में, आपको पीसीओएस के केसेस फैमिली में जरूर मिलते हैं। सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं, इन सिम्टम्स पे हम थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन विद पीसीओएस। तो पीसीओएस किसको अफेक्ट करता है? जब एक लड़की मेनार्के में है तब भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आएंगी, एक्ने हो जाएंगे, हिरोसिटिज्म हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में चली जाएगी, तब उसको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और जब वो फीमेल मेनोपॉज में चली जाएगी तब भी वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करके एक कंडीशन होती है जिसमें कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाती है। वहां तक पीसीओएस जो है एक फीमेल को इफेक्ट करता है। तो पीसीओएस को हम इससे समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिकली इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, प्री डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं, डायबिटीज हो सकते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और इवन कैंसर तक का रिस्क पीसीओएस के पेशेंट्स में रहता है। मेंस्ट्रुअल abnormalities, जब हम कहते हैं कि पीसीओएस में मेंस्ट्रुअल abnormality होती है तो वो उससे क्या समझ सकते हैं? दो चीजें हम समझते हैं, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है या फिर एमेनोरिया होता है। व्हाट इज एलिगोमेनोरिया? एलिगोमेनोरिया होता है जब भी किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल होता है इट इज मोर देन 35 डेज। इट शुड बी बिटवीन 28 डेज, लेकिन ओलिगोमेनोरिया के केस में उनको मोर देन 35 डेज का इंटरवल पीरियड रहता है। या फिर दूसरी तरह से इसकी डेफिनेशन जो आती है वो ये आती है कि लेस देन 9 साइकिल्स इन ईयर। एक साल में 12 महीने हुए तो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होने चाहिए, लेकिन ओलिगोमेनोरिया वाले केसेस में उनको पूरे साल में मिलाकर 9 ही साइकिल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हमारे पास आती हैं जो कंप्लीट एमेनोरिया के साथ आती हैं कि पीसीओएस है मुझे और पीरियड आ ही नहीं रहे, 5 महीने 6 महीने हो गए और पीरियड्स आ ही नहीं। तीसरी तरह की पेशेंट्स आती हैं जिनमें डीयूबी होता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। मतलब उनमें कभी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी साइकिल जो है 20 दिन में ही आ जा रहा है, कभी 2 महीने में भी नहीं आ रहा है। इस तरह की हमें अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स जो है पीसीओएस के केसेस में मिलते हैं। लेकिन उनमें एक एन ओवुलेशन मिलता है और इनफर्टिलिटी है। उसमें से एक जो स्कोर है वो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि वो एक स्कोरिंग जो है इस तरह से बताई जाती है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, ये हिरोशिटिज्म को बताने के लिए। इसके अलावा एक कंडीशन आती है अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसमें स्किन जो होती है थिक हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, और स्पेशली कहाँ होती है ये, नेक ऑफ नेक में या फिर इनर एरिया ऑफ थाई में, ग्रोइन में या एक्जिला में। इसलिए पीसीओएस को हेयर एंड सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसमें हेयर एंड का मतलब है हाइपर एंड्रोजनिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस और अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। इन तीन ही चीजों के बारे में अभी हमने बात करी। पैथोफिजियोलॉजी जो पीसीओएस की होती है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंपार्टमेंट को अफेक्ट करता है, ओवरीज को, एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड के बाद वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट मतलब बॉडी के हमारे फैट को, बॉडी के हेयर्स को, इन सबको इफेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशंस पीसीओएस में क्या करवाए जाते हैं? तो इन्वेस्टिगेशंस जो पीसीओएस में कराए जाते हैं, एलएचएफएसएच रेशियो देखा जाता है विच शुड बी मोर देन 2:1, या सीरम टेस्टोस्टेरोन इट शुड बी मोर देन 150। डीएचटीएस ये भी एलिवेट मिलता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है वो नॉर्मल मिलता है, स्लाइटली एलिवेटेड होता है अराउंड 40। प्रोलैक्टिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 25 to 30। तो पीसीओएस के केसेस में अराउंड 80 तक 40 तक मिल सकती है। इसके अलावा एसएचबीजी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल जो होते हैं बॉडी में रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए फ्री हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं। फास्टिंग इंसुलिन लेवल, फास्टिंग ग्लूकोज इज टू इंसुलिन रेशियो, और इसके अलावा एलिवेटेड टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स पीसीओएस के केस में मिलते हैं। ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है ये हायर एंड की इन्वेस्टिगेशन पीसीओएस के केस में करवाए जाते हैं। लेकिन अगर हमें ओपीडी लेवल पे जब हम पीसीओएस डायग्नोस करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड, जो कि ट्रांस एब्डोमिनल भी हो सकता है और इन केस ऑफ मैरिड फीमेल ट्रांस वेजाइनल भी हो सकता है, जिसमें कि ये एक नेकलेस अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो अल्ट्रासाउंड में आपको क्या मेक श्योर करना है कि क्या क्या हो? एक तो ओवरीज का जो साइज है वो 2 to 4 टाइम्स नॉर्मल साइज बड़ा होना चाहिए। ओवेरियन वॉल्यूम इट शुड बी मोर देन 10 cm3, बोथ ओवेरियन वॉल्यूम। साथ में फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं मोर देन 12, जिसमें कि एक एक सिस्ट का डायमीटर जो है मोर देन 2 to 9 mm तक होना चाहिए। इस तरह मल्टीपल सिस्ट सरफेस ऑफ ओवरी में होंगे और वो एक नेकलेस अपीयरेंस बनाएंगे।
अगर आपके पास कोई भी अल्ट्रासाउंड आता है जिसमें कि आपको पीसीओएस, उन्होंने लास्ट इंप्रेशन में पीसीओएस लिख के दिया है, उसमें आपको ऊपर लेकिन डिटेल पढ़नी चाहिए कि ओवरीज का साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक से ज्यादा है या नहीं है। अगर कम है तो इट इज नॉट पीसीओएस। फॉलिकुलर सिस्ट उसमें 12 से ज्यादा है या नहीं है, नहीं है तो वो पीसीओएस नहीं है। इसीलिए डिटेल हमें खुद को भी पता होनी चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट के ओपिनियन पे ही हमें डिपेंड नहीं करना है। लेप्रोस्कोपिक व्यू इस तरह से कुछ पीसीओएस का देखने को मिलता है। ये क्राइटेरिया है पीसीओडी डायग्नोस करने का। ओलिगोमेनोरिया, हाइपरएंड्रोजनिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। इन तीन में से दो क्राइटेरिया होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इस फुलफिल होने चाहिए। ओलिगोमेनोरिया हो या फिर हाइपरएंड्रोजनिज्म हो या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, तीनों केसेस हो या एटलीस्ट दो केसेस तो होने ही चाहिए। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है जो पीसीओएस है। तो वो हमें कब पता चलेगा, जब इन पांच में से तीन चीजें क्वालिफाई होंगी, तब हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट का जो डिजीज है वो सिंड्रोम की तरफ जा चुकी है। जब उसका अब्डोमिनल ओबेसिटी हो, वेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी मोर देन 88 सेंटीमीटर, ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ज्यादा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 50 से कम, और बीपी मोर देन 130/85। फास्टिंग अगर आपकी ग्लूकोज करवाएंगे तो 110 टू 126 मिलेगी, और 2 आवर्स के बाद जब आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाओगे तो वो 140 टू 199 मिलेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पीसीओएस के जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका हमें किन चीजों से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए, तो जो मोस्ट कॉमन है वो ये फर्स्ट तीन है। हम जब भी पीसीओएस के पेशेंट्स आते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ या एमेनोरिया के साथ या ओलिगोमेनोरिया के साथ, तो एक थायराइड जरूर करवा लेंगे और एक प्रोलैक्टिन जरूर करा लेंगे, क्योंकि दो ये बेसिक टेस्ट कहीं पे भी हो जाते हैं और इकोनॉमिकली भी पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, पेशेंट कराने के लिए कई लोग कराते हैं, कई लोग रिलेक्टेंट रहते हैं। लेकिन ये दो टेस्ट तो आपको करवाने हैं। एक थायराइड करवाइए, उसमें आपको अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, टीएसएच डिक्रीज मिल रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ भी आप सोच सकते हैं कि ये जो पेशेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकती है। टीएसएच इंक्रीज मिल रहा है तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म भी सोच सकते हैं। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, ये एफएसएच, एलएच और ई2 डिक्रीज होगा उस केस में मिलेगा। इसके लिए आपको पेशेंट का एफएसएच भी करवाना पड़ेगा, एलएच भी करवाना पड़ेगा, एस्ट्रोडियोल भी करवाना पड़ेगा, तब ये जाके ये डायग्नोसिस आप बनाते हैं। अदरवाइज बेसिकली ये अगर आप सिर्फ थायराइड और प्रोलैक्टिन करवा ले, उसमें भी आप पीसीओएस के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं बहुत इजीली। लेट सीक्वल्स इसके क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक तो पीसीओएस जिसको फीमेल को हुआ, शी इज एट ग्रेट रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, और लास्ट में मेनोपॉज की स्टेज तक जाके उसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तक हो सकता है। तो दीज आर द लेट सीक्वल्स ऑफ पीसीओएस। पीसीओडी इन आयुर्वेदा, अभी हम बात करेंगे जो मेन बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ। ये सब सिम्टम्स हमें पेशेंट में अगर देखने को मिलते हैं, अगर आप एलोपैथी प्रैक्टिस की तरफ जाएं, इन सब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अल्टीमेटली देना ओसीपी ही है। 21 डेज साइकिल का जो पिल्स दी जाती हैं वही दी जाती हैं, जिसमें कि जनरली लो एस्ट्रोजन ओसीपीज यूज की जाती हैं, ताकि पेशेंट को एस्ट्रोजन कम देना है बॉडी में और पोस्ट प्रोगेस्ट्रॉन भी देना है, तो लो एस्ट्रोजन ओसीपीज जनरली यूज की जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम पीसीओडी को कैसे समझ सकते हैं? अब आयुर्वेद में जब हम पीसीओडी की बात करते हैं तो सिर्फ काचनार गुगुल और वरुणादि कषाय नहीं हम समझेंगे। आज हम थोड़ा सा इसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीओडी में आयुर्वेद में हम कैसे सोच सकते हैं। तो जितनी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आयुर्वेद में बताई गई हैं वो या तो अष्ट आर्तव दुष्टि के अंतर्गत बताई गई हैं। इसके अलावा जो पीसीओडी का इनफर्टिलिटी वाला कंपोनेंट है, एनओवुलेशन वाला, वो अनार्तव में मान सकते हैं, और हाइपर एंड्रोजनिज्म वाला पुष्पगनी जातहरणी जो कश्यप ने हमें बताई है वहां से हम मान सकते हैं। और जो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट हो रही है वो तो है ही है ग्रंथि, तो हम उसको ग्रंथि ही मान सकते हैं। अब हम जब ट्रीटमेंट करने बैठेंगे तो डॉक्टर साहब हम सब ये सब बीमारियां मिक्स करके तो नहीं ट्रीटमेंट लिखेंगे, तो हम क्या, हमारे पास क्लियर पिक्चर हो जिससे कि हम पीसीओडी के लिए सोच सके अपने पेशेंट के लिए। तो जब भी हम पीसीओडी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें निदान परिवर्जन करना है। निदान परिवर्जन के लिए हमें निदान पता होना जरूरी है। तो योनि व्यापद रोगाधिकार में जब आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 30 में योनि व्यापद बताया तो सबसे पहले निदान बताया। उसमें सबसे पहले है मिथ्याचार।
मिथ्याचार से अबनॉर्मल लाइफस्टाइल और डाइट, जो कि हमें पीसीओएस के पेशेंट में मिलते हैं। हम सबसे पहले पेशेंट को वही बोलते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपनी सर्काडियन रिदम ठीक करो, बाहर का मत खाओ, प्रिजर्वेटिव वाला मत खाओ। तो वो मिथ्याचार यहाँ है। इसके अलावा दुष्ट आर्तव, मिथ्याचार से दुष्ट आर्तव होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बीज दोष, जो कि हमने बात की कि जेनेटिक या फैमिली टेंडेंसीज रहती हैं। साथ में दैव है, इडियोपैथिक भी कुछ कुछ इस केसेस में रहता है, जहां पे हमें रीजन नहीं समझ में आ रहा होता। आयुर्वेदिक व्यू में पुष्पगनी जातहरणी में हम देखते हैं कि वृथा पुष्प लिखा गया है, वो एनोवुलेशन है कि जो पुष्प है वो व्यर्थ होता है। साल में साथ में स्थूल लोमश गंडशा, स्थूल लोमश गंडा में इनडायरेक्टली यहाँ पे ओबेसिटी की बात की गई है। सावरी घृत भी यूज कर सकते हैं। फल घृत भी उत्तरवस्ती के रूप में यूज किया जा सकता है। ये इसमें हायर स्टेजेस में जाके आप ये चीजें भी यूज कर सकते हैं। क्वाथ में वरुणादि क्वाथ या पाठादि क्वाथ, पाठादि क्वाथ जो है वो किसी भी कंपनी का नहीं आता है। ये इसमें तीन ही घटक हैं, पाठा, त्रिकटु और कुटज। तो आप चाहें तो पेशेंट अगर आपका विलिंग है तो वो बना सकते हैं खुद, अदरवाइज ये कंपनी का आई डोंट थिंक किसी का आता है। लेकिन वरुणादि क्वाथ, दशमूल क्वाथ, महारासनादि क्वाथ बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। एक बहुत सिंपल सा योग हमें बताया गया है नष्ट आर्तव के लिए या आर्तव क्षय के केसेस में, कृष्ण तिल का क्वाथ प्लस गुड़। ये बहुत इजी है करना। आप अपने पेशेंट को जिनको कई दिनों से पीरियड नहीं आ रहे हैं, सिंपली आप कृष्ण तिल क्वाथ और गुड़ डाल दीजिए, उसमें भी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा भस्में बताई गई हैं बहुत सारी, पर उसमें से जो मैं भी प्रैक्टिस में यूज करती हूँ वो एक त्रिवंग भस्म यूज कर किया करती हूँ। त्रिवंग भस्म जो है वो प्रमेह के केसेस में बहुत अच्छी बताई गई है। इसलिए जहां पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण मिल रहे हैं, वहां आप त्रिवंग भस्म भी डाल सकते हैं पेशेंट को साथ में। पुष्यानुग चूर्ण, लता करंजादी चूर्ण, लोध्र चूर्ण, चतुर्बीज की हमने बात की और पंचकुल की भी बात की, तो ये हम इसमें डाल सकते हैं। पुष्यानुग चूर्ण जो है वो स्तंभन का काम करता है, तो इसलिए पुष्यानुग भी आप वहीं डालेंगे जहां पे ऑलरेडी पेशेंट को डीयूबी में है, मतलब पेशेंट को बहुत दिनों से इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। देखिए, जब भी आप पीसीओएस का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में आया है। कई बार ऐसा होता है, मुझे 6 महीने से पीरियड नहीं आया मैडम, अब मुझे दवाई लिख दो। वो प्रिस्क्रिप्शन आपकी अलग होगी। एक पेशेंट आपके पास आया कि मुझे पीरियड तो आया मैडम 4 महीने बाद, लेकिन अब 20 दिन से पीरियड चल रहा है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। उसका प्रिस्क्रिप्शन आपका टोटली डिफरेंट होगा, वो एक नहीं हो सकता है। हम उस ओसीपीज 21 दिन की सिंपली लिख दें और ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। आयुर्वेद में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है। घृत कल्पनाएं भी यूज की जाती हैं, बट घृत कल्पनाएं बहुत अच्छा काम करती हैं वात पित्त कंडीशन में। जहां वात लीन एंड थिन पेशेंट में शतावरी घृत बहुत अच्छा काम करता है, फल घृत बहुत अच्छा काम करता है। शतपुष्पा तेल किसी कंपनी का आई डोंट थिंक आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद बना सकते हैं। शतपुष्पा तेल की अनुवासन वस्ती बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पथ्य जो भी हमारे इसमें बताए गए हैं, पथ्य हमारे जब सुश्रुत ने बताए तो उन्होंने पथ्य में कहा मत्स्य कुलथ अमल तिलमाश। अभी हम पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसे बोलते हैं खट्टा मीठा खाना बंद कर दो, जबकि हमारी संहिता में लिखा है कि उसे अमल द्रव्य लेने हैं। तो जहां आर्तव क्षय की कंडीशन है, जहां पे आर्तव कम है, उन केसेस में अमल द्रव्य भी बताए गए हैं। पर अब ये अमल द्रव्य जो है, आप विनेगर लेना शुरू कर दे या कोई प्रिजर्वेटिव्स वाले सॉस खाना शुरू कर दे, वो नहीं है। अमल द्रव्य से यहाँ मतलब आपका इमली से भी हो सकता है, आप नींबू भी ले सकते हैं, अनारदाना भी ले सकते हैं। उस तरह के अमल द्रव्य आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तिल माश भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पाने मूत्रम कहा गया है। ये जो मूत्र है यहाँ पे, ये आचार्यों ने बताया है, जहां भी मूत्र लिखा ना हो कौन सा है तो वो गोमूत्र की बात होती है। गोमूत्र हरित की मैंने पेशेंट को दी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ओबेस पेशेंट में। ओबेस पेशेंट में सिर्फ गोमूत्र हरित की मैंने 3 महीने चलाई थी और बहुत अच्छे उसको रिजल्ट मिले। वेट भी लॉस हुआ और पीरियड्स भी उसके रेगुलर हो गए। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ आहार से भी एक पॉइंट उठाएं तो भी वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। बिहार में जो कि जनरली कहा ही जाता है, रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है और नाइट स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स की होनी चाहिए। अपथ्य की जब बात आती है तो एसिडिक एंड फैटी फूड्स हमें अवॉइड करने हैं, व्हाइट शुगर अवॉइड करनी है, कैफीन ड्रिंक्स और जंक फूड की इसमें मनाही की गई है। बिहार में मेंटल स्ट्रेस और कोई सी भी तरह की वरी, ओवर एग्जेक्शन या डे स्लीप को अवॉइड करने के लिए पीसीओएस में कहा गया है। योगा का पीसीओएस में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप सिंपल सिंपल आसन भी अपने पेशेंट को बताइए कि ये आपने आसन करना है, पद्मासन करना है, धनुरासन करना है,
भुजंगासन, शलभासन सबसे अच्छे पीसीओएस में रिजल्ट देते हैं। अगर ये भी पेशेंट डेली का 10 या 15 मिनट भी करती है तो भी उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना समय दिया और इतने अच्छे से मेरी बात सुनी। ओवर टू यू डॉक्टर स्वाति। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद ऑल ऑफ अस। मैं मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बिकॉज आपने जो टॉपिक चुना है पीसीओडी, वो बहुत ही कॉमन डिजीज है डॉक्टर साहब, जो आज के हम डे टू डे लाइफ में अपने पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और आपने बहुत ही अच्छा रोल बताया है इसमें आयुर्वेदा का, आहार विहार और योगा। हम मतलब जो भी रहेंगे कि कैसे पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे जो भी चिकित्सक हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपने शेयर की है। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं वो जो अपनी जो क्वेरीज हैं जो पूछना चाह रहे हैं वो चैट बॉक्स में कृपया अपने मैसेजेस डालते रहें। हम लास्ट में जब सेशन कंक्लूड करेंगे तो हम सबके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विकास, अब हम डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें। डॉक्टर साहब, स्क्रीन शेयर हो पा रही है डॉक्टर विकास? हेलो डॉक्टर विकास, आप सुन पा रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब, एक मिनट आप डॉक्टर साहब, स्क्रीन मैं शेयर कर शेयर पा कर रहे रहा हैं? हूँ सर। हाँ जी, ठीक है ठीक है। जी डॉक्टर साहब, ये ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव मैम, काइंडली अब आप अपनी स्लाइड आप अपना जो लेक्चर है वो शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू स्वाति। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ एकत्रित हैं, तो सभी महिला चिकित्सा अधिकारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और जो विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से हमको एक सुअवसर मिला है कि हम सारे महिला चिकित्सा अधिकारी एकत्र हो सके और अपने महिलाओं से रिलेटेड जो भी हमारी समस्या है उस पर कुछ चर्चा कर सके। इसके लिए विश्व आयुर्वेद परिषद को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके जो गणमान्य पदाधिकारी महोदय हैं उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने ये एक अवसर दिया है और हम आपके सामने सम्मुख हो पा रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए, मेरा जैसा कि टॉपिक है क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स इन विमेंस हेल्थ। विमेंस हेल्थ की बात आज हम कर रहे हैं क्योंकि आज का समय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगर किसी का माइक गलती से ऑन है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद में किसी भी डिजीज को समाप्त करने के लिए या स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए 3 तरह से हम काम करते हैं: आहार, विहार और औषध। तो विहार के बारे में डॉक्टर प्रियंका ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें बताई हैं और वो विहार आप आचार रसायन के रूप में सोच सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में सोच सकते हैं, जो कि चरक ने मेंशन किया है। उस कोड ऑफ कंडक्ट को करने से, उस विहार को करने से, उस ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करने से हमारे जो स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो सब नहीं बन पाते। जब फ्री रेडिकल ही नहीं बनेंगे तो वो स्ट्रेस नहीं रहेगा और हम अपना मेंटल वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो विहार से रिलेटेड हमें कोई काम भी कर सकते हैं, कुछ आहार भी ले सकते हैं और कोई औषध का भी यूज कर सकते हैं। जो कि हमने चुना है वो केवल औषध के बारे में ही चुना है। लेकिन लेडीज की प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अभी पीसीओडी की बहुत लंबी बात हुई है, लेकिन जो हम साधारणतः जानते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मेनोपॉजल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और लेडीज को कॉस्मेटिक का बहुत स्त्री का रिलेशन कॉस्मेटिक के साथ है।
तो स्किन रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसी औषधियां हैं जिनमें हम दोनों ही स्त्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ सिंगल हर्ब्स को लिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम हिमाचल प्रदेश में बात कर रहे हैं और ऐसा कहा गया है कि जहां पर हम रहते हैं उचितो यस्यो देशस्तजम तस्य औषधम हितम परम, ऐसा अष्टांग संग्रह में आया है कि हम जहां रहते हैं वहां की औषधियों का उपयोग करें तो हमें ज्यादा लाभ होगा। तो जो यहाँ पे या तो मिलती हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, या जो आसानी से अवेलेबल हैं मार्केट में उन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंगल ड्रग की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे महिला चिकित्सा अधिकारी अपने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, आसपास होने वाली औषधियों का वो उपयोग कर सकती हैं और उससे हमारी जो पेशेंट हैं उनको आराम मिल सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम बात करेंगे लोद्र की, अशोक की, नागकेसर की, पद्मक की, शालमली की, धातकी की, उदंबर की, तगर की, अम्लवेतस की, गंभारी की, शतावरी की, अर्जुन की और गोरखमुंडी और बुरांस, जिसे पुल्लास भी कहते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स मैंने सिंगल ड्रग्स लिए हैं और स्त्री के प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सभी के सभी हमने कोशिश की है कि कंसेप्ट बेस्ड हो। आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर हम इन औषधियों को लिए हैं। तो हमें मालूम है कि कषाय रस इन सब काम को करने में सबसे अच्छा वर्क करता है। और कषाय रस क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्रग्स होते हैं वो कषाय रस वाले ही यूज किए जाते हैं। और ये कषाय रस हमें मालूम है कि ये पृथ्वी और वायु महाभूत से मिलकर बने होते हैं। तो पृथ्वी और वायु दोनों में रुक्ष गुण होते हैं, तो ये द्रवांश का शोषण करते हैं। तो गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है जैसे कि ल्यूकोरिया हो, वाइट डिस्चार्ज, मेट्रोरिजिया, मेनोरिजिया या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, वेट वुंड हो, इन्फेक्टिव एक्ने हो या डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई डिसऑर्डर्स जैसे डायरिया वगैरह हो, तो उन सब में हम इन कषाय रस द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं हम कषाय रस द्रव्यों का प्रयोग, या इसको हम मॉडर्न में कैसे समझ सकते हैं? तो हम ये ऐसे समझेंगे कि कषाय रस कैन बी कंपेयर्ड विद टैनिन्स। इनको हम टैनिन से कंपेयर करते हैं। They have ability to precipitate proteins. This property is sometimes called as astringent. So, astringents are substances that precipitate protein but do not penetrate into the cells, thus affecting the superficial layers only. Tannins have reported for bacteriostatic and bactericidal property, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। तो इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करके ये टैनिन कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और प्रोटेक्टिव इफेक्टिव जो लेयर बना देता है और पोर्स को रिड्यूस कर देता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कषाय रस द्रव्यों में प्रॉपर्टी होती है वो फाइटोस्टेरॉल के कारण भी होती है। इसके अलावा कषाय रस अगर स्किन पे देखें तो फोटो प्रोटेक्शन करता है, फोटो एजिंग को रोकता है। जो हम सन बर्न के कारण जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण स्किन डैमेज हो जाती है, तो ये कषाय रस जो कि इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, जो कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजरिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, तो उस ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये रोकते हैं और फोटो एजिंग नहीं होने देते हैं और हमारी स्किन यूथफुल लगती है और एंटी एजिंग का ये काम करते हैं। तो एज अ रसायन के रूप में भी हम इसको सोच सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और ये टैनिन अगर हम सोचें कि इनका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता होगा, तो टैनिन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हमने पहले भी बताया कि ये टैनिन जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और वाया फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी के कारण ये रिडक्शन कर देते हैं रॉस की, है ना, रॉस की माने ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देते हैं और डिक्रीज प्रोडक्शन करते हैं एमएमपीएस की, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन जो होता है उसकी मात्रा को कम कर देते हैं।
और क्योंकि ये मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीन जो होते हैं वो कोलेजन को ब्रेक करते हैं, तो जब ये मात्रा इनकी कम रहती है मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीन की, तो वो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, so that increase in the elasticity and strength of the skin, और वो एजिंग हमें नहीं दिखाई देता है। तो हमारी जो सारी प्रक्रिया है, जो हम सारे ये ड्रग्स ले रहे हैं, ये इन्हीं आधार पर कशायरस और उनमें प्रेजेंट टैनिन के आधार पर ही मोड ऑफ एक्शन इनका बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में किंचिद रसेन कुर्ते कर्मम किंचिद वीरेण चापरम द्रव्यम गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचिन, कहीं कहीं इस आधार पे काम हो रहा है। तो रस के आधार पे जो काम होता है, स्पेशली कषाय रस के आधार पे जो काम होता है, वो लोकल एक्शन शो करता है। इसलिए हमको ये जो सिक्रीशंस, किसी भी जगह के सिक्रीशंस को वो कम करते हैं। इवन कि आप देखेंगे कि हरितकी तुबरापरम, हरितकी कषाय रस द्रव्यों में श्रेष्ठ है, तो आई के लिए बेनिफिशियल है। तो इसी आधार पे मैंने एक कंसेप्ट बेस्ड रखा कि ये कौन से ये ड्रग हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो इसमें अगर हम पहले ड्रग को देखें तो ये लोद्र है। लोद्र का रस गुण रूपाक हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो रस है जिसको हम कह रहे हैं टैनिन, तो उस टैनिन में क्या चीज ऐसा पाया जाता है कि जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्किन पे काम कर रहा है। तो उसमें लॉट यूरिन, कोलॉट यूरिन, बिटोलिक एसिड, फाइटोस्ट्रॉल वगैरह पाए जाते हैं, ट्राइटरपेनाइड्स, जिसके कारण वो क्या काम कर रहा है। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें कि लोद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे काम कर रहा है, तो लोद नॉर्मलाइजेस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, hence improve the ovarian function and regulate the ovarian cycle. Lodr has anti-androgenic effect and prevents ovarian cell dysfunction in PCOS. अभी हम PCOS की बात की और वहां पे हमने लोद्र सुना कि लोद्र का यूज करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसमें ये ओवेरियन सेल डिस्फंक्शन को ठीक करता है। और लोद्र हेल्प्स टू मेंटेन द रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बताया टैनिन, और टैनिन में भी बहुत सारे कंटेंट, और वो कंटेंट कौन है? ग्लाइकोसाइडल कंटेंट है, जिसमें से 5 मोनोग्लूकोफुरानोसाइड जो होता है वो हाईली एस्ट्रिंजेंट होता है, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, रिजल्ट्स टू चेक द ब्लीडिंग आइदर साइक्लिक और एसाइक्लिक, किसी तरह की ब्लीडिंग हो उसको चेक करने का कार्य करता है। अगर यह लोद्र को हम ये सोचे कि स्किन में कैसे काम करता है, तो उसमें सैलिरिपोसाइट्स पाए जाते हैं। लोद्र में सैलिरिपोसाइट्स पाए जाते हैं जिसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पाई जाती है, इसीलिए वो एक्ने में जो एक्ने प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, प्रोपेनियो बैक्टीरिया में एक्ने, उस पर काम करता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा ड्रग हर चीज पे कैसे काम करता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि गुणायुक्त द्रव्येषु शरीरेष्वपिते तथा स्थान वृद्धि क्षय तस्मात् देहि नाम द्रव्योत्का। तो जो गुण उस द्रव्य में है वही हमारे शरीर में है, और उस द्रव्य में इतने सारे गुण हैं। मान लो कषाय रस है, तो कषाय रस को अगर हमने कंपेयर किया टैनिन, टैनिन के भी सैकड़ों केमिकल कंस्ट्रेंट हैं, कुछ नर्वस सिस्टम पे, कुछ रिप्रोडक्टिव पे, कुछ स्किन पे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे काम करते हैं, इसलिए हमें इसके फंक्शंस दिखाई देते हैं। और ये अगर सिंगल ड्रग की हम बात कर रहे हैं तो लोद्र का एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम हीमोस्टैटिक के रूप में करते हैं, और ये हमने क्लासिकल मेडिकल यूज जो मेडिसिनल प्लांट है उससे लिया है कि सिंगल ड्रग अपना फंक्शन शो करता है, इसलिए हमें सिंगल ड्रग को आयुर्वेदिक औषधियों का आराम से उपयोग करना चाहिए। एक्ने पिंपल में भी, एक्ने में इन्होंने बताया है कि अष्टांग संग्रह में ऐसा आया है कि पेस्ट, लोद्र के पेस्ट को स्फटिका के साथ हम यूज कर सकते हैं, उसको हम पानी में, या हम अगर स्किन की भाई स्किन कैसा है, वातिक है, पैक्टिक है, कफज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एडिटिव मिला करके और उसका प्रयोग स्किन के अनुसार लोद्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। लिकोरिया में भी इसके लोद्र के जो छाल होता है, स्पेशली छाल, उसका डिकॉक्शन बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। लोद्र का धातुकी के साथ वुंड हीलिंग में बहुत अच्छा है, तो लोद्र की छाल और धातुकी के फ्लावर का पाउडर,
इनका यूज करके हम वुंड हीलिंग करा सकते हैं, जैसे कि एपिजियोटमी में या किसी सर्जरी के केसेस में, कहीं भी हम वुंड हीलिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोद्र को देखें तो लोद्र सिंपल एक सिंगल ड्रग है और उसको कर्ड के संग हम डिसेंट्री में दे सकते हैं। 8th मंथ में ऐसा कहा गया है कि लोद्र को पिपली और हनी के साथ मिक्स करके हम फीटल मूवमेंट को नॉर्मल करने के लिए भी दे सकते हैं। ये लोद्र का पिक है जिसमें छाल इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में और हम उसका आराम से प्रयोग कर सकते हैं। और वो आपने पथ्य या अपथ्य या उसकी व्हीकल क्या लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा डिजीज सामने दिखाई दे रहा है। अशोक है, अशोक की भी बात अभी हमने की थी, और अशोक के बार का प्रयोग करना है। अशोक क्यों गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में या कॉस्मेटिक इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें ओलिक एसिड, लिनोनिक एसिड और कुछ एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, केटोएस्टेरिल और केटोस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा सोचते हैं हम कि अशोक की छाल का यूज करना है, अशोक की छाल इतना अशोक का रिस्ट बन रहा है, तो क्या अवेलेबल होगा? नहीं, बहुत सारे जगहों में अशोक की जगह पे नकली अशोक, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया का यूज होता है, लेकिन अशोक ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो सिंगल ड्रग के रूप में अगर हम अशोक की छाल का यूज करना चाहें तो उसका हम डिकॉक्शन वगैरह बना के यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी सामने आती है कि अशोक क्या हमको एक्सेसिव ब्लीडिंग में भी यूजफुल है और स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन में भी यूजफुल है। हाँ, दोनों ही कंडीशन में अशोक का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि the bark contains two active principles, one stimulating and other relaxing. Bark is strongly astringent and uterine sedative. It acts directly on the muscular fibers of the uterus. इसलिए इसको कहते हैं यूट्राइन टोनिक है। ये टोनिक मीन्स अगर ज्यादा है तो कम करेगा और कम है तो ज्यादा करेगा। और जो इसका क्रिस्टलाइन कंटेंट होता है, ग्लाइकोसाइडल कंटेंट होता है, वो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। इसलिए ये दोनों ही कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं। दिमाग में हमें इस बात को नहीं रखना है कि क्या अशोक स्कैंटी में मेंस्ट्रुएशन में यूज किया जाए या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग में यूज किया जाए। हम दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो हमारे रसगुण विरूपाक है किसी के काम को हैम्पर नहीं करते हैं, और दोष भी शरीर में देखें तो दोष तीनों हैं, लेकिन वो किसी के काम को बाधक नहीं होते, हमें हमारी होमियोस्टेसिस को बनाने में ही मदद करते हैं। तो अगर कोई चीज घटा है तो उसको बढ़ाएगा, अगर कोई चीज बढ़ा है तो उसको घटाएगा। तो यूट्राइन टोनिक का काम करता है। तो इसलिए प्रदर में इसका यूज बताया गया है। ये अशोक के पेड़ हैं, सभी पहचानते हैं मेरे ख्याल से, अशोक को सभी देखे हैं प्लांट को, और ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। अशोक का बार्क भी मैंने लगाया है और ये इसी का हमें डिकॉक्शन तैयार करना है। नेक्स्ट प्लांट है नाकेसर, जो कि एक कंट्रोवर्शियल सा है और स्त्री रोगों में कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हुए दोनों ही दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो असली नाकेसर तो नहीं मिलता है क्योंकि उसका स्टेमन पार्ट प्रयोग करना है, बट उसकी जगह पे जो मिलता है वो सुरपुन नाग है, कोलोफिलम इनोफिलम है और मैमिया लॉन्गिफोलिया है, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और बाजार में फ्रीली अवेलेबल होता है। तो इसमें क्या है, इसमें मिजुऑल पाया जाता है, मिजुएनिक एसिड पाया जाता है और अल्फा एंड बीटा एमारीन पाया जाता है, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कैलोफाइलेट्स पाए जाते हैं। ये कैलोफाइलेट्स क्या करते हैं, रिड्यूसेस द इंक्रीजिंग परमिबिलिटी इन कैपिलरीज, जिसके कारण क्या होगा, टोन्ड अप होगा हमारा इंडोमेट्रियल वेस्कुलरिटी और एक्सेसिव ब्लीडिंग चेक होगी। तो इस तरह से हमारा जो नाकेसर है वो भी काम करता है। और नाकेसर का हम वो जो फ्लावर बड वाला पोर्शन बाजार में मिलता है उसको पाउडर करते हैं, और सामान्य जो मात्रा है पाउडर की उसी के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं 3 से 6 ग्राम की मात्रा में। चाहे हम स्त्री रोगों में कर ले
या फिर हम कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें क्या चीज ऐसा है जिसके कारण ये स्किन में यूज किया जाता है। इट ऑल्सो एग्जिबिट्स रिमार्केबल tyrosinase inhibitory activity, so it protects against ultraviolet radiation and prevent overproduction of melanin, therefore helps in whitening of the skin। इसलिए ये ऐसा कहते हैं कॉम्प्लेक्शन इन्हांसर है, और टायरोसिनेज इनहिबिटरी एक्टिविटी के कारण ये मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। तो ऐसे तो देखा जाए तो वर्ण के रूप में हमारे यहाँ आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। तो वर्ण में मीन्स की प्रभा, उसका चमक और स्किन से रिलेटेड समस्त जितने भी प्रॉब्लम है उनके लिए है। लेकिन टायरोसिनेज इनहिबिटरी एक्शन की वजह से हमें कॉम्प्लेक्सन इन्हांसर प्रॉपर्टीज में पाई जाती है, और ये यहाँ पर एक वर्क भी हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में। मैक्सिमम मैंने उन्हीं को रखा है जो डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण में कोई काम हुआ है सिंगल ड्रग पे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ण एक अच्छा वर्ण के रूप में लिया गया है इसको। नेक्स्ट है पद्मक। पद्मक बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलता है, और इसमें जो हम देखेंगे तो फ्लावरिंग, इस समय भी फ्लावरिंग है, सभी पहचान सकते हैं पद्मक को। और इसमें जिनेस्टीन पाया जाता है। जिनेस्टीन is an important chemical constituent present in this drug, and genistein either topically applied or orally supplemented. It has been shown to substantially block the subacute and chronic ultraviolet beta radiation induced cutaneous damage। तो इसलिए ये फोटो एजिंग को भी रोकता है। इसमें पुड्डुमिन भी प्रेजेंट होता है, और जो कि एंटी मेलानोजेंसिस का काम करता है। तो ये वर्ण में, वर्ण महाकषाय में देखें तो हमारे पद्मक का वर्णन आया है, और इस पर भी एक काम यहाँ पर हो चुका है जिसमें कि वर्ण के रूप में, और उसमें कई कैटेगरी बनाई गई कि क्या चीज ये बढ़ाता है, किस पर काम करता है, किस स्पेशली स्किन डिजीजेस पे ये काम करता होगा। ये पद्मक का पिक है जो कि आपको हर जगह दिखाई देता है और बहुत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शालमली है। शालमली भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसका उपयोग भी बहुत ही अच्छा है। शालमली के फ्लावर का भी इस्तेमाल किया जाता है, शालमली के कंटक का भी इस्तेमाल किया जाता है। शालमली पे भी काम द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में हुआ है, और इसमें बीटा सिटोस्ट्रॉल ग्लाइकोसाइड वगैरह जो ऐसे कंटेंट है जिसके कारण ये एक्शन दिखाई दे रहा है। जो थॉर्न होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इसलिए ये इन्फ्लेमेटरी जो इफेक्ट है उसको कम करते हैं, और जो सिबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी है उसको भी कम करते हैं, इसलिए ये एक्ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। शालमली के कांटे कफज युवानपीडिका मतलब कि एक्ने वुल्गरिस पर बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है, और उसको गोमूत्र के साथ उस कांटों को रगड़ कर उससे जो पॉइंट जो भी रस निकल रहा है उसका यूज हम युवानपीडिका में करते हैं। या फिर हम कांटों को यूं ही किसी तरह से निकलवा करके उसका पाउडर बना सकते हैं, और कांटों के पाउडर को फिर गोमूत्र में मिला करके उसको पेस्ट के रूप में हम कफज युवानपीडिका में यूज कर सकते हैं, और इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पाउडर ऑफ शालमली फ्लावर्स, इसको भी हनी के संग हम डायरिया में दे सकते हैं। और जो यहाँ पे काम हुआ आयुर्वेदिक कॉलेज में, वो शालमली फ्लावर्स का, शालमली के फ्लावर्स का घी और रॉक सॉल्ट के साथ मिला करके ब्रदर में एक्सेसिव ब्लीडिंग में इसका यूज किया गया, और बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। इवन कि ये लिकोरिया में भी इन्हीं फ्लावर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर बना करके, और इंटरनल यूज के लिए साथ ही साथ एक्सटर्नल यूज के लिए हम शालमली का यूज कर सकते हैं। तो सिंगल ड्रग्स हैं, इनमें हमें एफर्ट भी ज्यादा नहीं देना है, और उनके एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के हमने स्पेशली इन यहाँ पर फ्लावर्स लिया है
क्योंकि आज हमारे महिला से रिलेटेड प्रॉब्लम और महिलाओं की बात हो रही है, जो कि सिंबल है एक तरह से पुष्प के रूप में, तो इसलिए शाल्मली पुष्प का भी यूज किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका जो रूट है उसका यूज मेल में भी होता है और बहुत ही अफ्रोडिसिक है। उसको दूध के संग लेने का ऐसा कहा गया है कि लेना चाहिए, और बहुत ही अच्छा अफ्रोडिसिक है। ये शाल्मली के फ्लावर्स हैं, शाल्मली के कांटे हैं। फ्लावर्स को सुखा करके, छाया शुष्क करके उसका पाउडर बना करके, चाहे घृत के साथ, रॉक सॉल्ट मिला के, दूध के साथ हम दे सकते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग में या लिकोरिया में भी, और थॉर्न्स का एक्ने वल्गैरिस में। इसके अलावा धातकी है। मैंने कहा कि मैंने सारे फ्लावर्स लिए हैं, और धातकी का भी रसगुण विरूपक वही है, और इसमें वुड फोर्डीन जो इसके फ्लावर्स में मिलता है, वुड फोर्डीन, उस ABC कई उसमें कंटेंट होते हैं, बिटोलिक एसिड वगैरह लीव्स में होता है, और बार्क में भी वर्जिनीन पाया जाता है, जिसके कारण ये एंटी ल्यूकोरियल एक्टिविटी को शो करता है। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल और भी बहुत सारे इसकी एक्टिविटी हैं, बट यहाँ पर गायनी से रिलेटेड एंटी ल्यूकोरियल एक्टिविटी के लिए ही हम बात कर रहे हैं। और धातुकी पर भी इसमें बैठे भी होंगे हमारे मेडिकल ऑफिसर, तो उन्हें जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि वुडफोर्ड या फ्रूटिकोसा पे काम किया है, और उसके फ्लावर्स को कलेक्ट करके, क्योंकि लाल फ्लावर पूरे हिमाचल प्रदेश में दिखाई देते रहते हैं हर जगह पहाड़ियों पे, उनको कलेक्ट करके, उनको सुखा करके, पाउडर बना करके दूध के संग हम दे सकते हैं। इसकी वॉशिंग भी कराते हैं, इस पाउडर से वेजाइनल डूश भी रखवाए हैं और वॉशिंग भी कराते हैं, और बहुत अच्छा इसमें इफेक्ट मिलता है। ये रेड कलर का फ्लावर आयरन वगैरह की अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है, इसलिए इंटरनल यूज भी कराते हैं, और एनीमिया वगैरह में बहुत ही लाभदायक है। तो ये हमारे जो धातुकी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली अवेलेबल ड्रग है, और इसका इफेक्ट बहुत ही शानदार आता है, और उसका हमें हमारे महिला चिकित्सक इनका इस्तेमाल करें, और उसको श्योर उनमें रिजल्ट की पूरा उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम धातुकी के फ्लावर्स का बात करें, तो इसको बटर मिल्क के संग हम देते हैं मसल क्रैम्प में और स्टमक एक में। जब ये डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है, उस दौरान भी इसका इस्तेमाल छाछ के संग किया जाता है, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ये धातुकी का फ्लावर्स है जो कि दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर हम उदंबर की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में उदंबर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और उदंबर पे बहुत सारे काम गायनी डिपार्टमेंट में भी हुए हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी हुए हैं। और उदंबर में खास बात ये है, ध्यान क्या रखने की है, कि उदंबर के या तो बार्क का प्रयोग करते हैं, उदंबर के लीव्स का प्रयोग करते हैं, या उदंबर के फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं। जब हम उदंबर के फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं, तो ये फ्रूट्स बहुत जल्दी ही पक जाते हैं, तो कच्चे फ्रूट्स का प्रयोग अगर हम प्रदर में, माने कि लिकोरिया में, अगर हम कच्चे फ्रूट का इंटरनल यूज के लिए हम जब प्रयोग कर रहे हैं, तो कच्चे फ्रूट का ही प्रयोग करना चाहिए, या बहुत ज्यादा मैच्योर होने से पहले ही हमें उतारना पड़ता है। जब इस चीज के लिए क्लिनिकल ट्रायल हुआ, तो बहुत सारी इस तरह की दिक्कत आई कि पकने, अगर पका दिए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको ये पता हो कि इसका हम फ्रूट कब तोड़ लेना है। तो कच्चे फ्रूट्स को अगर हम देखेंगे, तो उसका यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पके वाले फ्रूट का या तो हम वॉशिंग में, डूशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कच्चे का इंटरनल यूज के लिए कर सकते हैं। अच्छा, इसके स्टेम बार्क में बर्जीनिन पाया जाता है, और जो लीव्स हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन है, या सॉरी हाँ, टेट्रासाइक्लिन है, ट्राइटरपीन है, ये सारे घटक पाए जाते हैं। फ्रूट्स में स्टेरॉल पाया जाता है, और इनका यूज हमने बताया आपको कि लिकोरिया में, डिस्मेनोरिया में, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन में इनका बहुत मात्रा में प्रयोग होता है। और अगर हम इसको देखें, तो ये इसके जो ये बार्क है, उन बार्क का हम क्वाथ बनाते हैं। उस क्वाथ को इंटरनल यूज के रूप में, या डूशिंग के रूप में, या डूश या पिचू के रूप में उसका यूज किया करते हैं। और एक चीज और खास बात है कि उदंबर के जो लीव्स होते हैं, उनको
उनका पेस्ट बना करके जो हेयर की स्प्लिटिंग होती है उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उदंबर हमारा एक ऐसा ड्रग है जो हिमाचल प्रदेश में इजीली अवेलेबल है। उसके अनराइप फ्रूट्स का यूज हमें करना है और बहुत सारे चूंकि लैटेक्स निकालना मुश्किल है, लेकिन लैटेक्स का उपयोग अगर करना है तो हम सर्जरी के वुंड हीलिंग वाले कोई भी हमें चीज की जरूरत है तो वहां पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये उदंबर का प्लांट है और जो कि इसके फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, जब इसको कलेक्ट करना है तो अनराइप ही करना है, केवल इतना स्पेशल इसकी बात है। नेक्स्ट, अब आज महिला दिवस का अवसर है और इसमें गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ उस इनफर्टिलिटी वगैरह की हमने बात की है। तो इनफर्टिलिटी है तो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है तो उस मेंटल स्ट्रेस को हम कैसे दूर करें? विहार के माध्यम से तो दूर हम कर ही लेते हैं, बट अगर हमें ड्रग देना है तो कौन सा अच्छा ड्रग है जिसका हम यूज करें, तो जो कि आयुर्वेद जो कि हिमाचल प्रदेश में इजीली अवेलेबल है, तो उसमें हमारा तगर बहुत ही अच्छा ड्रग है जिसके राइजोम का यूज किया जाता है और तगर का राइजोम बहुत इजीली पहचान में भी आता है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ये ड्रग पाया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो 4 बैकेनोलिट्स पाए जाते हैं, जिसमें जटाइरियोइड्स जो होते हैं उनका न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट बहुत अच्छा है। न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, एडेप्टोजेनिक इफेक्ट, और इसमें वैलेरिक एसिड जो होता है वो डिमेंशिया में बहुत उपयोगी है। और हेस्पेरिडीन जो पाया जाता है वो स्लीप इंड्यूसिंग इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए हम अपने महिला जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रही है, उसको बहुत सारा स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हम तगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तगर बहुत ही अच्छा स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट है, शिरशूल में बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए बीपी भी अगर कहीं साइड बाय साइड हो किसी को तो हम उसमें भी यूज करते हैं। और डिमेंशिया जो भूलने की बीमारी है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो तगर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला ड्रग है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अम्लवेतस है। अम्लवेतस सभी जानते हैं, इसको छरमा चूका के नाम से लिया जाता है, सिबकथॉर्न भी कहते हैं। विटामिन सी रिच है, इवन कि ऐसा दावा है कि ये अम्लवेतस जो है वो आमलकी से भी ज्यादा विटामिन सी रिच है। तो हमारे लेडीज की जो भी प्रॉब्लम है, विटामिन सी अगर है तो एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज में पाई जाती है, स्ट्रेस रिमूव करता है। स्ट्रेस रिमूव के अलावा हमारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और मेंटल जितने डिसऑर्डर हैं उनमें भी अम्लवेतस अच्छा उपयोगी द्रव्य है। अब इसका कौन सा पार्ट प्रयोग करना है, तो इसके फ्रूट प्रयोग करने हैं। हिमाचल में इसके जूस भी मिलते हैं जिसको लेहबेरी जूस के नाम से बाजार में आता है और उसका यूज हम कर सकते हैं। तो वुंड हीलिंग कैपेसिटी इसकी वंडरफुल है, बहुत ही अच्छी वुंड हीलिंग कैपेसिटी है। अम्ल द्रव्य है तो विटामिन सी रिच हमने बताया, जैसा कि बहुत ही ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो जो अम्ल द्रव्य होते हैं हम सभी जानते हैं, अम्लम हृदयानाम, अम्ल मन प्रसादनी। अम्ल जो होते हैं वो मन का प्रसादन करते हैं, स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, तो वो ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और विटामिन सी रिच होने से इसमें कंटेंट भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिमूविंग, कार्डियो प्रोटेक्टिव और बीपी, शुगर, वुंड हीलिंग और कॉस्मेटिक वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। इसलिए जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, प्लम है, मामाज अर्थ है, उन लोगों ने भी इवन इसके ऑयल का इस्तेमाल किया है सिबकथॉर्न का, और वुंड हीलिंग कैपेसिटी के कारण। तो अम्ल द्रव्य विटामिन सी रिच और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये ड्रग है। लाहौल स्पीति के हाइट पर ये बहुत ही ज्यादा मिलता है। शतवेदी इसका पर्याय है। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, ऑरेंज कलर की बेरीज आती हैं जो कि बहुत इजीली पहचान में आता है। तो और एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, ओबेसिटी पे काम करता है,
तो इसका यूज हम करना कुछ भी नहीं है, केवल हमको इसके फ्रूट्स को कलेक्ट करना है और उसका इस्तेमाल करवाना है। तो ये एक सिंगल ड्रग हमारे पास विटामिन सी रिच एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गंभारी है। गंभारी मिलाने अर्बोरिया है। गंभारी के उपयोग को सभी जानते हैं, दशमूल का एक घटक द्रव्य है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें एक्शन तो मिलता ही है। लेकिन गंभारी का जो लीफ है, वो लीफ एक्सट्रैक्ट को ऐसा देखा गया कि इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी पाई जाती है, और it may be due to increased uptake of glucose at tissue level or increase in pancreatic beta cell function। तो ये हमारा जो इसका लीव्स है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। रूट का तो हमें पता ही है कि रूट का यूज करना है और दशमूल के घटक द्रव्य में है, लेकिन लीव्स का भी इस्तेमाल करना है। और ये बहुत, अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग ड्रग है। लेकिन इसके रूट, लीव्स के अलावा इसके फ्रूट का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। हमारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फ्रूट के इस्तेमाल को कहा गया है, और उसमें एनाबॉलिक एक्शन ज्यादा पाया जाता है, और ये फीटल ग्रोथ को बढ़ाता है। तो एक वर्क भी हुआ है यहाँ पर कि फीटल ग्रोथ को पर इसका काम देखा गया, और मधुयष्टि के संग मिलाकर के मधुयष्टि चूर्ण और गंभारी के फ्रूट का चूर्ण मिलाकर के दिया जाता है, और वो फीटल ग्रोथ को बहुत ज्यादा अच्छा करता है। तो ये डायरेटिक नेचर का भी है, अफ्रोडिसिक भी है, हेमरेज में काम करता है, और ब्लड प्रेशर को कम करता है। एक पूरा जो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे डिजीज का एक इलाज है, और वो भी गंभारी है। गंभारी फलम वृश्यम केशियम, केश भी कहा गया है। तो गंभारी का यूज क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल गर्भशोष वगैरह में है। और इसके अलावा ये शीत पित्त में बहुत अच्छा यूज किया जाता है इसका। इसके राइप फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है दूध के साथ मिलाकर। तो अर्टिकेरिया पे राजमार्तंड में ऐसा वर्णन आया है। तो अर्टिकेरिया के लिए हम जब ड्रग ढूंढने लगते हैं तो कमी दिखाई देते हैं, उसमें से हम गंभारी के अगर फ्रूट को सुखा के रख लें तो उसके पाउडर बनाकर दूध के संग दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शतावरी है। शतावरी के बारे में काफी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन शतावरी हर दृष्टि से एक जो हमें डिजीज गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके अलावा बहुत सारे उसके अपने और भी वर्क हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत सारे हैं। इसमें एस्पेरेजिन है तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम कर रहा है, रेसिमियोसोल है और रेसिमोफ्यूरान है। तो जो रेसिमोफ्यूरान है वो एडेप्टोजेनिक इफेक्ट करता है, मूड स्विंग पे इसका वर्क देखा गया है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है। तो जो इनफर्टिलिटी में इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो जो शतावरी का घृत दिया जाता है या शतावरी चूर्ण दिया जाता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि इसमें एडेप्टोजेनिक इफेक्ट है। और वैसे भी शतावरी का जो कंद होता है उसको निकालते हैं उस राइजोम को, और उसको हल्का सा प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं, एक सीटी देते हैं, और उसका ऊपर की कवरिंग निकाल करके केवल उसका जो नीचे का अंदर का पार्ट रहता है उसको दूध में पका के देना चाहिए। तो जैसे अर्जुन का क्षीरपाक है उसी तरह से ये शतावरी का क्षीरपाक देना चाहिए। तो बाजार में अगर हम झंडू का देखें तो सटावरेक्स आता है, ग्रैन्यूल्स आते हैं, सटावरेक्स ग्रैन्यूल आता है, गैलेक्टोगोग है, बहुत ही मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और इसके अलावा देखें कि भाई शतावरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा हमारे कॉस्मेटिक वैल्यू भी उसी आधार पे है, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे अगर एसिडिटी की बात करें तो शतावरी घृतम तुरंत देते हैं। कोई ज्यादा हमें एसिडिटी के ऐसे पेशेंट दिखे तो शतावरी घृत का यूज करते हैं, और लग्जेटिव भी है। तो मेन फंक्शन तो इसका गैलेक्टोगोग है, इनफर्टिलिटी में काम करता है, और कॉस्मेटिक वैल्यू है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका अच्छा काम है। तो शतावरी एक वेल नोन ड्रग है, सभी को इसके बारे में पता है। आगे का ड्रग जो हम देख रहे हैं वो अर्जुन है।
अर्जुन में केवल ये बताना है कि अर्जुन के त्वक का हम प्रयोग करते हैं। अर्जुन के त्वक का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमको सिंपल पानी के संग नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अर्जुन कषाय रस होता है। अर्जुन कषाय रस होता है तो उसमें रुक्षता होती है। रुक्षता की वजह से ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इसलिए हमें अर्जुन छाल हमेशा दूध के साथ प्रोसेस करके ही देना चाहिए। ऐसा वृंद माधव में भी वर्णन आया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन में कोएंजाइम Q10 पाया जाता है और दूध में भी कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। तो दोनों के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के कारण ये जो कार्डियक मसल्स इसका वर्क कार्डियोटोनिक का काम करता है। इसलिए हमें हमेशा अर्जुन को दूध के साथ चीरपाक करने के पश्चात ही देना चाहिए। नेक्स्ट, गोरखमुंडी, जिसके बारे में अभी हम लोग पीसीओस के बारे में बात किए, और पीसीओस के लिए स्पेशल जो इस समय रिसर्च वर्क चल रहा है वो गोरखमुंडी पे चल रहा है। स्फेरेंथस इंडिकस बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में गायनी डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम, गोरखमुंडी और शिवलिंगी। ब्रायोनाइसिस लेसिनियोसा पे जिसने भी काम किया उनको भी पता है शिवलिंगी पे, और बहुत ही ये 5-6 साल से लगातार इस पर रिसर्च चल रहे हैं। कोई कंपैरेटिव स्टडी किसी के साथ पहले सिंगल दिया फिर कंपैरेटिव दिया, तो शिवलिंगी और गोरखमुंडी, ब्रायोनाइसिस लेसिनियोसा शिवलिंगी और गोरखमुंडी है स्फेरेंथस इंडिकस। दोनों का पीसीओस पर, जो अभी हम इतना डिटेल में पीसीओस की बात किए, तो वो पीसीओस में गोरखमुंडी चूर्ण, जो उसका फ्लावर का पार्ट ऊपर वाला है, उसको पाउडर बना करके 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यूज करते हैं। दूध के संग हम यूज कर सकते हैं। और शिवलिंगी बीज चूर्ण का भी इसी तरह 1 से 2 ग्राम की मात्रा में यूज करते हैं। इसमें जो स्फेरेंथस इंडिकस है उसमें 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटरी एक्टिविटी पाई जाती है, और जो कि एंड्रोजेनिक डिसऑर्डर्स में यूजफुल होता है। इसी वजह से इसका यूज किया जा रहा है। ये ओबेसिटी पे भी काम करता है, जो कि आपने पहले ही देखा पीसीओडी के सारे सिम्टम्स जो बताए गए हैं, तो उनमें से बहुत सारे सिम्टम्स पे ये काम कर रहा है। ओबेसिटी पे या फाउल स्मेल आता है लेडीज को, उनमें भी ये हम इसका मुंडी पाउडर का यूज करते हैं। इसके अलावा वेजाइनल जो पेन होता है उसमें मुंडी पाउडर को ऑयल कैस्टर ऑयल के संग मिला करके वेजाइना में टैम्पून रखने के लिए भी कहा गया है। नेक्स्ट है बुरांस, मेरे ख्याल से ये लास्ट है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। बुरांस या पुल्लास, जो कि हमें मालूम है कि हमारा स्टेट फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम ना होकर के रोडोडेंड्रॉन की जो व्हाइट वेराइटी है वो है, और रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम जिसकी हम चटनी खाते हैं, यूज होता है हार में, ये बहुत ही अच्छा लिकोरिया पे वर्क करता है। तो इस पे द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में एक काम हुआ है, और इसके फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया है इंटरनल यूज में भी, और प्रक्षालन के लिए भी, वॉशिंग के लिए, डूशिंग के लिए, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया है। तो इस समय फ्लावरिंग हो रही है। हम अपने पेशेंट्स को जैसे वो चटनी के लिए इकट्ठा करते हैं वैसे ही हम इकट्ठा करवाएं फ्लावर्स को, उनको छाया शुष्क कराएं, और उनको वेजाइनल ये जो लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज है, उसमें हम यूज करा सकते हैं। तो इस तरह से सिंगल ड्रग्स, अगर हमें केवल सिंगल एक ड्रग जो कि हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाके में मिल रहा है उसका अगर हम यूज करें तो हमारे पेशेंट्स को काफी फायदा होगा। थैंक यू। टाइम ज्यादा हो रहा था इसलिए मैंने बहुत फास्ट काम किया, और इसके साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सभी का धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर स्वाति को, डॉक्टर उमेश को, डॉक्टर प्रियंका को, डॉक्टर विकास को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, और डॉक्टर उमेश ने तो बहुत ही हार्ड वर्क किया, रोज कांटेक्ट में रहना, मैम सब हो जाएगा, और उनके अथक प्रयास से आज विश्व हिंदू परिषद का जो ये पहला प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में संभव हो पाया,
वो सिर्फ और सिर्फ विश्व आयुर्वेद परिषद के गणमान्य जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके और डॉक्टर उमेश की वजह से। तो फिर से एक बार महिला दिवस की आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, और साथ ही जो हमारे साथ एनसीआईएसएम की महिला सदस्य हैं डॉक्टर रजनी ए नायर और डॉक्टर मधुरमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आकर के हमारे महिलाओं को उत्साहवर्धन किया और इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी मेडिसिनल प्लांट्स जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं उनके बारे में बहुत ही यूज़फुल और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दी है। उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और जो भी उनका अप्लाइड एस्पेक्ट है, उनके प्रयोज्यांग जो जो हम यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत ही ईजी वे में हमें इन्फॉर्मेशन दी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी पिक्चर्स बताई जो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें देती है। और किस तरह से हम इन प्लांट्स का जो है वो अपने गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि लिकोरिया, पीसीओडी और बहुत सी अन्य बीमारियां उनमें यूज़ कर सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स और अपना स्किन केयर कॉस्मेटिक में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में किस तरह से हम इन प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं डॉक्टर रजनी ए नायर मैम जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम अपनी स्क्रीन शेयर करें और आज महिला दिवस पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके उपलक्ष्य में आप कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें प्लीज मैम। Thank you, doctor. Am I audible? यस मैम। Dear doctors, colleagues, and honored guests, today on International Women's Day, we celebrate the remarkable achievements of women throughout globe and across the country. But this is not a day of celebration, I think. It is a day of reflection. We must confront the ongoing inequalities that women face day to day, like the gender pay gap, then the lack of representation in leadership, and the discrimination and violence they are facing every day. NCASM is always committed to the well-being and professional enhancement of practitioners, especially female graduates and female students. On example or a remarkable achievement from NCASM in this topic is the ongoing 2 research project for the well-being of, one for the well-being of female graduate, another for coming generation, that is female. We are conducting the survey on the professional career aspiration of female students and interns of Unani and Siddha. And these Ayurveda female graduates, what are the professional status? We are conducting this study and we are about to publish the report of this study. Study is almost completed and I was nodal officer for this project, these 2 projects. By this work, I think we can increase a lot of job opportunities, particularly to the female graduates, as well as we will have a look or we will have an assessment whether current curriculum as well as syllabus is meeting the job as well as professional aspiration of our female students and interns. So I think it is a good step and good initiative on behalf of Apex body NCISM for the benefit of female graduates as well as female students. In the year of the International Women's Day, let us champion equal opportunities, amplify women's voices, and create a world where every woman and girl reach her full potential. Let us not just talk about equality, but actively build it. Let us not just admire the strength, but empower
forge a future where gender equality is a reality, not a dream. With these words, I would, as the time is very short, I would like to end my speech, short speech. Thank you for, and a great congratulations to the team of Vishwa Ayurveda Parishad Himachal for conducting such a good and a scientific, informative event. Thank you once again for your support. Jai Bharat. Thank you so much, ma'am, for your valuable words and for encouragement to all the female candidates present here. अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मधुरिमा भार्गव मैम को कि वो हमें विश्व आयुर्वेद परिषद के ऊपर के बारे में सभी को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये हमारे हिमाचल प्रदेश का पहला कार्यक्रम है। तो परिषद के बारे में अपनी जो भी जानकारी है हमारे साथ शेयर करें मैम, प्लीज। थैंक यू श्वेता। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिमाचल प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से इस सफल वेबिनार के आयोजन पर आप सब कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देती हूँ। और इस वेबिनार में उपस्थित मैडम नैयर, रजनी नैयर मैडम और उमेश जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य और वेबिनार में उपस्थित सभी चिकित्सक बहनें और बंधु सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जिसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हमने ये वेबिनार रखा है। और डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने और डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज हमें प्रेजेंटेशन के जरिए दी। तो उमेश जी ने मेरे ऊपर एक दायित्व दिया है कि मैं जो अपने विश्व आयुर्वेद परिषद के बारे में कुछ चर्चा आप लोगों से करूं। तो विश्व आयुर्वेद परिषद एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो आयुर्वेद के वैश्विक विश्व स्तर पर प्रचार और प्रसार करने के लिए विकास के लिए कार्यरत है। आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाना और अनुसंधान को और रिसर्च को बढ़ावा देना और जन जन सामान्य तक अपने आयुर्वेद के ज्ञान को लेकर जाना, उन तक पहुंचाना। आयुर्वेद चिकित्सा को हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो ग्राम लेवल पे है या अर्बन लेवल पे है, वहां तक उस आयुर्वेद को हमें लेकर जाना, ऐसा एक लक्ष्य लेकर विश्व आयुर्वेद परिषद कार्य करता है। विश्व आयुर्वेद परिषद में चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, आयुर्वेदिक औषध निर्माता, हर्बल खेती से जुड़े हुए किसान, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोग जो आयुर्वेद के विकास के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, वो सभी आमंत्रित भी हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली जो विश्व आयुर्वेद परिषद है, इसका उद्देश्य क्या है? एक तो मैंने अभी बताया कि वैश्विक स्तर पर प्रचार और प्रसार करना। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को जो आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना, आयुर्वेद चिकित्सा को सुदृढ़ बनाना और समाज को इसके लाभ के प्रति जागरूक करना। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां पिछले दिनों हमारे समक्ष आई जहां पर ये प्रूव हुआ कि आयुर्वेद जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा है और इसने हमारा संरक्षण भी किया है। तो उसके प्रति पुनः जो है उसको जागरूक करना लोगों को, ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। आयुर्वेद से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को सरकार तक भी पहुंचाना, ऐसा भी एक हमारा ये उद्देश्य रहता है। आयुर्वेद चिकित्सकों को सशक्त करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। इसके लिए हमारे अलग अलग आयाम बनाए गए हैं। हमने कुछ पार्ट्स बनाए हैं जिसमें जैसे चिकित्सा प्रकोष्ठ, जिसमें सभी फिजिशियंस आ जाते हैं, प्राध्यापक प्रकोष्ठ जिसमें सभी जो प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, सभी जो प्रिंसिपल्स, जितने भी ज्ञान देने वाले शिक्षक गण हैं, वो सब इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधान प्रकोष्ठ जो रिसर्च का प्रकोष्ठ है, और निर्माता प्रकोष्ठ जो जितनी भी औषध निर्माण के लिए फार्मेसिस्ट काम करती हैं, उनको भी इनके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा 5वां प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ, तो उसमें भी महिलाओं के आयुर्वेद में क्या योगदान रह सकता है, किस तरीके से हम इसको जन जन तक ले जाकर महिलाएं इसका आधार बन सकती हैं, इसका ये भी हमारा जो विश्व आयुर्वेद परिषद के जरिए
एक आधार रहता है। ये सभी आयुर्वेद की आधारशिला या नींव में कार्य करने वाले प्रकोष्ठ हैं। तो हमारा बेसिकली हमारी एक्टिविटीज क्या रहती है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि साल में एक बार हमारा पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट शिविर लगता है, जो लगभग 7 दिन का रहता है, जिसमें केवल मात्र अपने चिकित्सा के दृष्टिकोण से या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उन्हें ज्ञान या नहीं दिया जाता। उसके अतिरिक्त संस्कृति संस्कारों के अलावा पंचकर्मा है, 4 सूत्र है, रक्त मोक्षण है, अग्निकर्म है, मर्म चिकित्सा है, ऐसे अनेक जो चिकित्सीय कर्म है उनकी ट्रेनिंग जो है विद्यार्थियों को वहां दी जाती है, जिससे उनका एक तो उनका जो सर्वपक्षीय पर्सनैलिटी सर्वांगीण विकास जो है उसकी तरफ ध्यान देकर इस शिविर का आयोजन जो है हर स्टेट में करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 जून को एक यात्रा जो है उत्तराखंड में चिक्रहा नाम की एक जगह है, कोट द्वार के पास ये स्थान है। यहाँ पर चरक जी का, महर्षि चरक का एक स्टैचू बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। वहां पर शिविर भी लगाए जाते हैं और वहां कैंपेन करके वहां हम लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व आयुर्वेद परिषद के अंतर्गत एक स्टडी सर्कल चलाया जाता है, जिसमें आयुर्वेद सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। विभिन्न देशों में आयुर्वेद केंद्रों की स्थापना हो, ऐसा भी प्रयास किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज की जाती हैं। औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए या आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण के ऊपर भी कार्य किया जाता है। एक कार्यक्रम लक्ष्य एक जो बहुत ही पॉपुलर और यूनिक एक्टिविटी है, जिसमें पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन करवाया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रहता है और आज पिछले 2 साल से ये ऑनलाइन भी रहता है। इसके अतिरिक्त एक नेशनल ऐसे कंपटीशन करवाया जाता है, जिसमें कैश प्राइजेस, मेडल और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जिसमें यूजी और पीजी दोनों लेवल के जो विद्यार्थी हैं वो प्रतिभागी रहते हैं। हमारा एक जर्नल भी पब्लिश होता है, जर्नल ऑफ विश्व आयुर्वेद परिषद, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर लिए हुए है। तो उसमें हम ऐसा ये सभी जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से रहती हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य 4 कार्यक्रम हैं जिनको हम मनाना अपना अति आवश्यक समझते हैं, जिसमें नव वर्ष आता है, चरक जयंती है और धन्वंतरी दिवस है और विश्व मंगल दिवस जो कि 14 जनवरी को रहता है। इसके अतिरिक्त हम जैसे आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी हमारे जो अति आवश्यक कार्यक्रमों में रहता है। और उसके अतिरिक्त हम योगा डे के ऊपर या फिर अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ जो लोकल हमारे दिवस रहते हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आज अभी केंद्र की तरफ से भी एक सूचना है, एक वेबिनार उधर भी साइड बाय साइड चल रहा है, तो वहां पर भी उपस्थित रहना है। तो उमेश जी ने मुझे कहा था कि समय थोड़ा कम है, लेकिन छोटे से समय में मैं ये जानकारी मैंने आपको दी। और इसके अतिरिक्त मैं चाहती हूँ कि इसमें हम 2 लोग सभी इसका मेंबरशिप लें और बी ए मेंबर ऑफ विश्व आयुर्वेद परिषद। इसकी जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है और वहीं पर जो कैश पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है, इसका हम एक पार्ट बने। और इसके अतिरिक्त आज क्योंकि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं अगर 2 शब्द ना कहूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये अपना गौरव भी महसूस करती हूँ इसका पार्ट बनने के लिए। यह दिवस महिलाओं द्वारा किए गए संघर्ष, योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित दिन है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर प्रदान करना केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्र का आधार है। महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार ही ना रहे, यहाँ तक सीमित ना रहे, बल्कि अपनी दिनचर्या, जीवन शैली में हम इसको अपनाएं और महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सबसे बहुत अहम सुरक्षा प्रदान करना ही वास्तविक प्रगति का संकेत रहता है। महिला एक सशक्त समाज की नींव है। हमें एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए
और एक दूसरे पर परस्पर ट्रस्ट करते हुए, मैं नहीं हम की भावना से हमें कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना ही नहीं, आज हमारे रिफॉर्मर्स या हिंदुस्तान की जो गरिमा, जो संस्कृति ये कहती है कि नारी शक्ति समाज की असली धरोहर है। और सकारात्मक सोच, विजनरी सोच को लेकर आयुर्वेद को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और उसको जन जन तक पहुंचाने में हम सब जो आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, वो इसका आधार बने। तो इतना ही कहते हुए मैं एक बार पुनः अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को और पुरुषों को भी, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, उनको भी बधाई देती हूँ और अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद कार्यकारिणी को मैं साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हम कोशिश करेंगे कि विश्व आयुर्वेद परिषद हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और आयुर्वेद के उत्थान के लिए काम करते रहें। मैं अब जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स थे उनसे हमारे जो भी मेंबर्स जुड़े हैं उन्होंने कोई हेलो, यू आर ऑडिबल? हाँ जी, कुछ क्वेरीज हैं जो पुट की हैं, मैं वो लेना चाहूंगी। मैम, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव मैम, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी मैम, ये डॉक्टर अभिनय हैं, इनका क्वेश्चन है कि कोई ऐसी हर्ब है जो जो हम कैल्शियम यूज करते हैं प्रेग्नेंट और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में, उसको रिप्लेस कर सकती है? कैल्शियम के लिए हाँ जी, एनी सिंगल हाँ। हर्ब विच कैन रिप्लेस अच्छा, डेली यूज। हाँ देखो जी। सिंगल हर्ब में हमारा जो प्रेग्नेंट विमेन या मेनोपॉजल कोई सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसमें लोध है, कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें पाई जाती है। वैसे तो मैंने जितने बताए सभी में आयरन और कैल्शियम है, सभी में आयरन और कैल्शियम, क्योंकि मैंने लेडीज का लिया है और सभी में आयरन कैल्शियम पाए जाते हैं। बट यहाँ पर मेनोपॉजल और प्रेग्नेंट की भी बात हो रही है तो इसमें लोध है। और इसके अलावा हम बहुत ज्यादा मखान, यूराल फेरोक्स है ना, मखाना जिसे कहते हैं, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसका इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है मैम, बुरास का जो लिकोरिया में यूज है वो कैसे कर सकते हैं? बुरास तो यहीं पे मिलता है, तो इसके फ्लावर को तोड़ना है और उसको छाया शुष्क करना है। उसके जो पैटल्स हैं उनको अलग अलग करना है, सुखाना है अच्छे से और पाउडर बनवाना है। पाउडर बना करके हम इंटरनल यूज में भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी। मैंने बताया है कि इसको 3 ग्राम, मान लीजिए 1 से 3 ग्राम मात्रा हम ऐसे बोल रहे हैं, बट आप अपने सुविधा अनुसार 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम ले सकते हैं। और चाहे तो आप इसको गर्म पानी से भी ले सकते हैं और अगर जो वर्क हुआ है हनी के संग भी ले सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल यूज के लिए करना है तो प्रक्षालन कर्म के लिए, वॉशिंग के लिए और डूशिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उसको बॉयल करना है, काढ़ा बनाना है, जैसे जो विधि होती है काढ़ा बनाने की कि 20 ग्राम लिया और 4 ग्लास पानी में बॉयल किया, 1/4 बचा तो छान के पीते हैं, बट 1/4 बचा तो उसको ही हमें वॉशिंग करानी है या डूश के लिए रखना है। डॉक्टर प्रियंका, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। डॉक्टर प्रियंका, आप ऑडिबल? यस यस। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन शायद आपसे है, पाठा का कौन सा पार्ट लेना है? और डॉक्टर साहब, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पीसीओएस एंड कोलिलिथियासिस? ओके, पाठा का मेरे को लगता है मैंने पाठादिक्वात के लिए कहा था, शायद उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया होगा। तो पाठा का आप अगर पंसारी से लेते हैं तो आपको पंचांग ही मिलता है, वो आपको पंचांग देते हैं, तो पंचांग आपका पाठादिक्वात बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि पीसीओएस और कोलिलिथियासिस के बीच में कोरिलेशन। तो कोलिलिथियासिस जो है उसके जो फैक्टर्स बताए गए हैं उसमें भी फीमेल फैटी ये सब आता है और वही पीसीओएस में भी है। और जैसा कि मैंने बताया कि पीसीओएस जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, तो डेफिनेटली पीसीओएस में और कोलिथियासिस में कुछ ना कुछ कोरिलेशन रहता है। और इसमें साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि
कि जो पीसीओएस और पॉलीथीसिस है, ये दोनों ही कफ की कंडीशंस बताई गई हैं। तो अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी पॉलीथीसिस और पीसीओएस दोनों में आपको कफ की और मेदोहरण चिकित्सा करनी होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, पित्तज और कफज के अगर मिक्स सिम्टम्स रहेंगे तो व्हाट विल बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी? हाँ, पित्तज के और कफज के अगर दोनों के मिक्स्ड आपको लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको आम की चिकित्सा करनी है, दैट मीन्स कफ की ही चिकित्सा करनी है। पहले आपको कफ का ही अवरोध दूर करना है, तभी आप उसके बाद पित्त पे जा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। यहाँ पे जो भी आज का हमारा जो वेबिनार था वो रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। तो जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पीपीटी जो अवेलेबल रहेंगी तो वो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आज समय का अभाव भी है और मतलब ज्यादा ना बोलते हुए विश्राम देती हूँ। इस जो भी ये वेबिनार का अब इसमें अगर कोई हमसे भूल चूक हुई हो और कोई जो स्टार्टिंग में जो टेक्निकल इशू वगैरह रहा था उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ अपनी और विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से। मैं अब अंत में यही बोलना चाहूंगी कि आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।